को अगर बात की जाए परमाणु ऊर्जा संयंत्र की, तो हमारे देश में कुल 7 राज्यों में 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। लेकिन अगर आप बात करोगे प्रमुख और बड़े ऊर्जा संयंत्रों की, तो वो कुल 7 हैं जो कि 7 राज्यों के अंदर मौजूद हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको उनकी स्थिति बताऊं, पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में होता क्या है। तो देखो, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मेन काम होता है बिजली बनाना। देखिए, हमारे देश में कई तरीके से बिजली बनाई जाती है। पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है, जो सूर्य की ऊर्जा है उससे बिजली बनाई जाती है, जल की ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। आपने देखा होगा बांध बने हुए होते हैं, जनरेटर लगे हुए होते हैं, टरबाइंस घूमती है और फिर बिजली बनती है। इसी तरीके से परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी एक तरीका है जिससे बिजली बनाई जाती है। होता यह है कि प्रकृति में एक बहुत ही जरूरी तत्व पाया जाता है, यूरेनियम। यूरेनियम की खास बात यह है कि यह रेडियो एक्टिव होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक लोहे का टुकड़ा ले लो, तो लोहे के टुकड़े को आप अपने हाथ में रख सकते हो, 1 घंटे तक रख सकते हो, 2 घंटे तक रख सकते हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन यूरेनियम को अगर आप हाथ में रखोगे तो आपको कैंसर हो सकता है। जी हाँ, क्योंकि इसमें से रेडिएशंस बाहर निकलती है। क्यों छोड़ता है रेडिएशन? क्योंकि इसका नाभिक बहुत भारी होता है। देखिए, किसी भी तत्व के नाभिक के अंदर 2 तरीके के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इनका नाम आपने सुना होगा। अगर किसी नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है, प्रोटॉन से भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका नाभिक बहुत भारी हो जाता है, और इतना भारी नाभिक जो है इतना सारा वजन रख नहीं सकता, तो वो रेडिएशंस बाहर निकालता रहता है, समय समय पे छूटती रहती है उसमें से रेडिएशंस। ठीक है, तो ये जो यूरेनियम होता है, ये इसका नाभिक भी बहुत ज़्यादा भारी होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब परमाणु संयंत्र में करना ये होता है कि इस यूरेनियम के ऊपर दूसरे न्यूट्रॉन्स की बारिश करवानी होती है, मतलब इसके ऊपर बॉम्बिंग करवानी होती है। जैसे बॉम्ब गिराते हैं ना किसी के ऊपर, वैसे इसके ऊपर बॉम्बिंग करवाई जाती है। इससे होता क्या है, इससे यूरेनियम टूटता है, यानी कि उसका विघटन हो जाता है। अब मान लो कि आपके पास 100 ग्राम यूरेनियम है, आप उसे संयंत्र के अंदर ले गए। अब आप इसके ऊपर बारिश करवा देते हो दूसरे न्यूट्रॉन की, उसकी वजह से ये 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो अब मान लो कि बराबर हिस्सों में ये टूटा है, तो एक का वजन 50 ग्राम होना चाहिए, दूसरे का 50 ग्राम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक का वजन 49 ग्राम निकलता है, दूसरे का भी 49 ग्राम निकलता है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 98 ग्राम। अब आप ये कहोगे कि हमने 100 ग्राम रखा था, 98 ग्राम बचा है, तो 2 ग्राम कहाँ गया? वो 2 ग्राम ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। ये विज्ञान का बड़ा जरूरी और मजेदार टॉपिक है कि जब भी कैसे किसी पदार्थ के टुकड़े होते हैं, तो उसका थोड़ा सा द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। भाई, हम भी तो ऊर्जा के ही बने हुए हैं ना। जैसे हमारे अंदर जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा ही है, तो ये थोड़ा सा जो द्रव्यमान है ये ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। फिर इस ऊर्जा से क्या किया जाता है? पानी गर्म किया जाता है, उसको भाप बनाया जाता है, और उस भाप से टरबाइन चलाई जाती है, और फिर जनरेटर जो है वो बिजली बना लेता है। तो इस तरीके से हम यूरेनियम से बिजली बनाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 1 किलो यूरेनियम भी है, तो वो इतनी सारी बिजली बना सकता है कि वो कई सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को बिजली दे सकते हैं। तो यूरेनियम एक बहुत ज़रूरी तत्व है। लेकिन भारत के पास अपना घरेलू यूरेनियम का कोई सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। इसलिए भारत जो है यूरेनियम आयात करता है बाहर से, बाहर के देशों से। तो अब आपको समझ में आया कि परमाणु संयंत्र में किस प्रकार बिजली बनती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन 7 परमाणु संयंत्रों की जो भारत के अंदर बहुत ही प्रमुख है और महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, जो कि तकरीबन 1400 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। मतलब इसके अंदर काफ़ी पावर है, तो ये बना सकता है बिजली। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत का पहला संयंत्र था जो कि लाल बहादुर शास्त्री सरकार के अंदर बनाया गया था, लगाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको TAPS-1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा आता है आपका राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि राजस्थान के अंदर है, जो कि 1180 मेगावाट का बिजली बनाने की क्षमता रखता है। इसके बाद आता है आपका मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि 440 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। इसके बाद आता है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि 440 मेगावाट तक की बिजली बना सकता है। मतलब इसकी भी एक अच्छी खासी क्षमता है। इसके बाद आता है काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि गुजरात में स्थित है, जिसकी क्षमता तकरीबन 1140 मेगावाट तक की है। ठीक है, इसके बाद आता है कैगा जनन स्टेशन, जिसको KGS-1 के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, और ये तकरीबन 880 मेगावाट की क्षमता से बिजली बना सकता है। इसकी क्षमता भी बहुत अच्छी है। ठीक है, और इसके बाद आता है आखिरी वाला, जो कि तमिलनाडु में है, कुनडकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसको KKNPP के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षमता तकरीबन 2000 मेगावाट तक की है। और मैं आपको बता दूं कि ये भारत का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी 31 मार्च 2002 को।
लेकिन इसने बहुत सारा विरोध भी झेला था, क्योंकि यहाँ के जो मछुआरे थे तमिलनाडु की साइड के, उन्होंने बहुत सारा विरोध किया था कि ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए इसको बंद करो। हालांकि बहुत परेशानियों के बाद भी ये कार्य कर रहा है और काफ़ी ज़रूरी है हमारी बिजली सप्लाई के लिए। मैं आपको बता दूं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो हमारे पूरे देश की बिजली का तकरीबन 3.15% हिस्सा प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं। मतलब पूरे देश की बिजली का 3.15% हिस्सा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से पैदा किया जाता है, और इस हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा स्रोत है बिजली बनाने का हमारे देश के अंदर। आखिर में एक जरूरी बात यह है कि हमारे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र से जो आज बिजली बन रही है, इस सब का जो श्रेय है वो हमारे महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इन सब की शुरुआत यहाँ पे की थी। उन्होंने ही 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर के अंदर भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा शुरू किया था, उसका उद्घाटन किया था। मैं आपको बता दूं कि ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का पहला रिएक्टर था, इसलिए ये सवाल भी बनता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।